हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और आशा करते हैं आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे आपकी रिक्वेस्ट थी कि सर स्पेक्ट्रम की समरी की जाए, और वो समरी हम लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दी है। और आज का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और जैसे कभी कभी आप सोचते होंगे, बहुत कई बार सोचते हैं हम लोग कि जितने भी हिस्टोरियंस होते हैं वो कैसे बुक लिखते हैं, कहाँ से इतना फैक्ट्स और डेटा लेके आते हैं, कई बार सोचते होंगे। तो आज उस चैप्टर का इसी से लेना देना है कि कोई जब हिस्ट्री लिखता है तो फैक्ट्स एंड डाटा कहाँ से लेके आते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, एंसेंट हिस्ट्री हम बात करते हैं, इंडस इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं। इंडस सिविलाइजेशन की जब बात करते हो, आईबीसी की बात करते हो, तो उसमें देखते हैं कि उस सिविलाइजेशन के बारे में हमें नॉलेज कैसे मिला। तो उसमें अकाइलोजिकल जो भी है, अकाइलोजिकल मटेरियल्स मिलते हैं। जब खोदा गया वहाँ पर सिंधु सभ्यता को, तो सिंधु सभ्यता में बहुत से मटेरियल्स मिले, जैसे सील्स मिली हमको। और हमको क्या हुआ, बहुत से मूर्तियाँ भी मिली, स्टेचू मिली, और देख सकते हो कॉइन्स भी मिले कुछ कुछ। तो उनके बारे में से हमने उस हिस्ट्री को रिकनेक्ट किया, पास्ट को रिकनेक्ट किया कि नहीं, ये ऐसा ऐसा रहा होगा। कभी कभी कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली, तो पता चला कि इन इन जानवरों को पाला गया होगा इंडस वैली में। तो ये ऐसे सिविलाइजेशन के बारे में हमने पता किया, सिंधु सभ्यता के बारे में हमने ऐसे पता किया। लेकिन हम आज बात करते हैं कि जो हम स्पेक्ट्रम बुक पढ़ेंगे वो है मॉडर्न हिस्ट्री। इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको कैसे लिखा गया, तो उसके क्या क्या सोर्सेज थे, समझ में आ गया। तो उन्हीं सोर्सेज की बात की जाएगी। तो आज चैप्टर का नाम भी यही है कि सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। जैसे आपको पता है, मेरा नाम योगेंद्र कुमार है, और मैं अपने बारे में बताऊं, आईआईटी बेचू से मैंने ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद मैंने यूपीपीसीएस 2021 भी क्वालिफाइड किया एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर। ठीक है, चलिए बात करते हैं तो सोर्सेज क्या क्या हैं। तो पहले तो जान लेते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो वही सोर्सेज के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री को लिखने के लिए। तो सोर्सेज के बारे में हमें पढ़ना है कि क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे जानते हैं, चैप्टर 4 सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पहला सोर्स जो होता है किसी भी हिस्ट्री को लिखने के लिए, वो आर्काइव्स। जितने भी आर्काइव्स हमारे पास रखे हुए हैं वो हमारे सोर्सेज हैं। क्या मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करें, जो मॉडर्न इंडिया की है, मॉडर्न हिस्ट्री, जो भी मॉडर्न हिस्ट्री हम बात करते हैं इंडिया की, तो इसका मतलब ये है कि हम लगभग जैसे करते हैं कि जो यूरोपियंस आना स्टार्ट किए थे, वो कब से आना स्टार्ट किए थे, कि 1498 से देखेंगे स्टार्ट हुए थे, पुर्तगीज आना स्टार्ट किए थे। लेकिन उससे पहले भी हमारे एंसेंट टाइम से बातें हो रही थी, पुर्तगीज ने आना स्टार्ट किए थे। लेकिन जो हम इस स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो आपको पहले भी हमने बताया था कि स्पेक्ट्रम में हम जो बात करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक की बात करेंगे। वो ये दो जगह की बात करेंगे। वो क्या है, एक है 1707 से लेके 1857 तक, और फिर यहाँ से लेके 1947 तक। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, और इससे पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो जो ये हमने बात की थी कि ये मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक है, वो क्या है, ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इधर की जो बात थी वो आपको पता है, हमने इसके बारे में बताया था, ये था क्राउन का रूल। कहते हैं ना, जब कंपनी को हटा दिया गया तो क्राउन ने रूल स्टार्ट किया था। तो ये इसमें पढ़ेंगे, लेकिन इसके सोर्सेज क्या हैं उसकी बात करते हैं। तो पहले अबाउट कर लेते हैं इसके बारे में कि जो आर्काइव्स हमने बात की थी, कि जो हिस्ट्री का, जो भी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का जो है, वो कौन कौन से सोर्स, उसमें आर्काइव्स हमने बोले थे कि आर्काइव्स आर्काइव्स होते क्या हैं वो थोड़ा जानते हैं। आर्काइव्स क्या है, आर्काइव्स की जो डेफिनेशन दी है वो रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनका जो कलेक्शंस है उनको हम आर्काइव्स बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, यूनिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स में बहुत सी चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स हो गए, उन सबको आर्काइव्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, कुछ ऑफिस में रिकॉर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के बहुत से, वो हमारे पास सोर्सेज हो गए। ठीक है, और दूसरा ये जो आर्काइव्स हैं, जो सोर्सेज लिखे हुए हैं, कोई भी बुक में कोई डेटा लिखा हुआ है, किसी भी गवर्नमेंट ने उस टाइम जो डाटा लिखा था वो ये सोच के नहीं लिखा था कि इससे हिस्ट्री बनाई जाएगी, ऐसा नहीं। वो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिखते जा रहे थे, और वो आज हमारे लिए हिस्ट्री बन गए। और आज आज उन्हीं को यूज़ करके हमने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री लिखी है, समझ गए ना, कि उन्होंने जानबूझ के नहीं लिखा था कि इससे हिस्ट्री बनाई जाएगी। समझ गए ना, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि जो भी यूजेस क्या होते हैं।
जो भी हमारे पास आर्काइव्स रखे हुए हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, वो क्या करते हैं, वो हिस्टोरियंस को पता लगता है कि क्या क्या कैसे कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, कैसे हमारी सोसाइटी डेवलप हुई, क्या क्या उस समय के लोग क्या थे, क्या क्या पॉलिसी थी, वो सब पता चलता है हमारी हिस्ट्री के बारे में। मान लीजिए कि आज हमें पता चल जाए कि कोलकाता में कुछ ऐसे बुक्स रखी हुई जिसमें जुडिशियल उस समय के न्याय कैसे दिया जाता था, तो आपको पता चल जाए कि यार उसमें न्याय कैसे होता था, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, जज क्या बोलता था, उसमें कौन कौन किससे केस लड़ता था, तो बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो समझ गए ना, तो ईजफुल कनेक्टिंग द हिस्ट्री, कोई भी हमारे पास जुडिशियल रिकॉर्ड्स होता है या आर्काइव्स होते हैं, वो हमारी हिस्ट्री को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। समझ गए ना, तो ये इसका बेनिफिट आप समझ सकते हो क्या क्या है। ठीक है, पहला तो आर्काइव्स होगा, दूसरा क्या, कंटेम्पोररीज एंड सेमी कंटेम्पोररी वर्क्स, कुछ ऐसे भी काम हैं जहां से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वो ये उस समय के समसामयिक अर्ध समसामयिक रचनाएं, वो कुछ लिखी गई होंगी, कुछ बुक्स लिखी गई होंगी, वो भी हमारी हिस्ट्री को बनाती हैं। ठीक है, तो वहां से भी पता चलता है। ठीक है, आप सोर्सेज क्या हो सकते हैं, वो कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे सोर्सेज जैसे किसी किसी ने मेमोर्स लिखा अपना, किसी ने अपनी बायोग्राफी लिखी, किसी ने ट्रेवल अकाउंट लिखा। समझ गए ना, कोई पर्सन है, किसी ने अपना ट्रेवल अकाउंट लिखा, तो वो भी कुछ लिख के जाया है कि यार अंग्रेज ऐसे शासन कर रहे हैं, ये ऐसे करके जा रहे हैं, तो वहां से भी हम हिस्ट्री को कनेक्ट रिकनेक्ट कर सकते हैं। समझ गए ना, तो ये बहुत से सोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर्स हो गए, ये भी यहाँ से भी हम बहुत से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इससे हम हिस्ट्री लिख सकते हैं अपने। अदर सोर्सेज क्या है, कुछ ओरल एविडेंस होगा, कुछ लोगों ने मौखिक बताना स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए कोई दादाजी हैं, इनकी उम्र मान लो 150 साल के हैं, और भाई इंडिया 1947 में ही आज़ाद हुआ है ना, तो कितने साल हुए हैं आपको पता है, 75 लगभग साल जो भी हुए हैं। आप 150 साल तो उसको बहुत पूरा पता होगा कि महात्मा गांधी जी कैसे रहते थे, कैसे। मैं बताता हूँ, मेरी दादी जब एक्सपायर हुई थी लगभग 2014-2015 में ऐसे एक्सपायर हुई थी, तो उस समय जब मैं पूछता था कि दादी आपने गांधी जी देखे थे, तो बताती थी कि हाँ मैंने गांधी जी देखे थे, आते थे कभी तो बहुत भीड़ होती थी उनका, एकदम वो पूरा बता देती थी लगभग। तो ऑरल्स कुछ लोग भी अपनी हिस्ट्री को बताते हैं, वहाँ से हिस्टोरियंस अपना डाटा कलेक्ट करते हैं कि उस टाइम का कैसा गरीबी थी, कैसी सोसाइटी चलती थी, कास्ट प्रथा, समझ गए ना, कास्ट सिस्टम कैसे था, तो वो सब चीज़ें ओरल्स भी पता कर लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आर्काइवल्स मटेरियल्स हैं, जहाँ से हम हिस्ट्री बना सकते हैं, जो सोर्सेज है हमारी हिस्ट्री के, उनको हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो समझ गए ना, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, उनको कौन कौन सी रिकॉर्ड्स में बांट सकते हैं, 4 में बांट सकते हैं। वो क्या है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स हो गए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, अपने काम के लिए रखती है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ आर्काइव्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ काम किए होंगे, वो होंगे। समझ गया ना, इसके बाद करें रिकॉर्डिंग्स ऑफ इंटरमीडिएट सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, कुछ अथॉरिटीज ऐसी भी होंगी जो उनके डाउन नीचे भी होंगी, वो भी कुछ काम करती हैं, उनके भी कुछ डेटा होंगे। समझ गए ना, तो वहां से हम कुछ जुडिशियल रिकॉर्ड्स होंगे, जब न्याय फ्याय सुनाते, जब कहते हैं ना 1773 में, जब आपने देखा होगा 1774 में जब सुप्रीम कोर्ट बना था कोलकाता में, तो उन्होंने उस समय न्याय सुनाए, उनके रिकॉर्ड्स होंगे, तो वहां से भी हम हिस्ट्री को अपना कर सकते हैं कि वहाँ से सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं, कैसी उन ब्रिटिश की क्या क्या पॉलिसी थी, तो वहाँ से भी हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री लिख सकते हो। तो ये 4 तरीके से बांट सकते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हिंदी वाले दोस्तों के लिए है। ऐसे ही हम देख लेते हैं आगे चल के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आर्काइव्स हैं, ये उन्होंने कहा जो 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया था, 4 जगह बांटा था, उसी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज जैसे आर्काइव्स मिलते हैं। वो क्या है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, वो कहाँ पर है, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जाओ, बहुत से म्यूजियम्स बने हैं इंडियन गवर्नमेंट के, तो वहां से हम निकाल सकते हैं उस समय के बहुत से रिसोर्सेज सोर्सेज वहाँ कलेक्टेड, बहुत सी बुक्स हो गई, कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो हमें इसके बारे में बताते हैं। समझ गए, कंटेंट्स आर्काइव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत से आर्काइव्स लगे, से नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया दिल्ली में लोकेटेड है, यहाँ से हमारे बहुत से डेटा मिलते हैं, फैक्ट्स मिलते हैं। रिकॉर्ड्स डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स रिप्रेजेंट डिफरेंट ब्रांचेस, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्क है, वो बहुत सा वर्क उसमें वहाँ पर क्या है, लिख उनके रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, तो वहाँ से हम हिस्ट्री कर सकते हो। बेसिक आपको इसकी ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, ऐसी हिंदी में है ये। फिर देख लेते हैं सेपरेट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर ईच ब्रांच ऑफ डिपार्टमेंट, बहुत से डिपार्टमेंट हुआ करते थे उस समय, समझ गए ना, तो उस डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट से उन डिपार्टमेंट जैसे सर्वे ऑफ इंडिया था एक, ये आपको थोड़ा याद कर लेना, सर्वे ऑफ इंडिया था, तो उसने जब सर्वे किया था वो 1767 में स्टार्ट हुआ था। कौन थे उस समय, जेम्स रेनल,
एज ए सर्वेयर ऑफ जनरल। तो उन्होंने पूरी इंडिया के सर्वे किया, लगभग जहाँ जहाँ किया होगा, तो उसका डेटा कलेक्ट किया होगा कि इस स्टेट की कहाँ तक बाउंड्री है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ रिसोर्सेज क्या हैं। तो ये बताओ, सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा होगा, वो हमें पूरी हिस्ट्री, कुछ वहाँ की जो जानकारी है ना, बेसिक जानकारी, क्या रिसोर्सेज रहे होंगे, कौन सा जगह कितनी पॉपुलेशन रही होगी, क्या नदी कहाँ रही हो, तो वो सब बता सकते हैं। तो ये हमारे डेटा देखो प्रीलिम्स में काम आ सकता है। इसको आपको याद करना है कि आजकल यूपीपीसीएस और यूपीएससी ऐसे करने पूछने लगता है कि सर्वे ऑफ इंडिया कब स्टार्ट हुआ था और उसके कौन थे सर्वेयर जनरल उस टाइम। तो जेम्स रेनल, ये आपको देखो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया। ठीक है, साइंटिफिक मैपिंग बहुत सी हुई थी उसमें, जो भी रीजन्स होंगे, बॉर्डर्स बनाए गए होंगे, तो बेसिक ये हमें जानकारी देते हैं उस टाइम की, समझ गए ना। तो ये ऐसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पता चलती है, तो बेसिक ये चीज़ें ऐसे हम पता कर लेते हैं। ठीक है, ये हिंदी में है। कुछ एजुकेशन पॉलिसीज रही होंगे इन ग्रोथ मेंशन इन एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, कुछ एजुकेशनल रिकॉर्ड्स भी रहे होंगे। जैसे एजुकेशन रिकॉर्ड में हम बात करें, 1854 में एक पॉलिसी बनी थी, आपने देखा होगा, इनफिल्ट्रेशन, उन लोगों को पढ़ाओ जो पढ़ने लायक हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के काम आ सकते हैं। तो क्या रहा, नाम भूल गया हूँ, डिस्पैच कुछ एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके बारे में। तो वो रिकॉर्ड्स भी हमारी हिस्ट्री को रिकनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, हमारी हिस्ट्री को लिखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसी नेशनलिस्ट मूवमेंट रहा था, उनके रिकॉर्ड्स रहे होंगे, समझ गए ना। होम पॉलिटिकल सीरीज, बहुत से लगभग ऐसे आंदोलन स्टार्ट हुए थे, उन्होंने भी लिखना स्टार्ट किया था 1907 में, समझ गए ना। स्वराज आंदोलन बहुत से स्टार्ट हुए थे, समझ गए ना। तो वो चीज़ें भी हैं। फिर रिफॉर्म्स ऑफिस थी एक, ये ऑफिस किस लिए बनाई गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ के लिए बनाई गई थी, कि इंडिया में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ करने हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। तो उसने भी 1920 से लेकर 1937 तक काम किया, तो उसके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो हमें हिस्ट्री लिखने में हेल्प करेंगे। तो ये ओवरव्यू आपको थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए कि हमारी जो हिस्ट्री लिखी गई है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, क्या क्या सोर्सेज लिए गए हैं। ये इस चैप्टर का मकसद है। और कुछ कुछ डेटा इस हम चैप्टर का पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको ये ओवरव्यू पता चले कि यार हिस्ट्री जो लिखी गई है उसके फैक्ट्स एंड डेटा कहाँ से लिए गए। तो ये इन रिसोर्सेज से लिए गए, इन सोर्सेज से लिए गए। दूसरा ये पता रहना चाहिए इसका मकसद फिर पढ़ाया क्यों जा रहा है, कि मेंस में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, और प्रीलिम्स में जो कुछ कुछ फैक्ट आते हैं वो पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे अभी 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको बताएंगे, वो ये से आर्कोलॉजिस्ट पूछ लिए गए थे, कुछ ऐसे आर्कोलॉजिस्ट, उनका नाम दे दिया था, पूछ लेते ये कौन है। तो ऐसे इसमें भी बहुत से नाम आ गए, तो उन नाम को हमें याद करना और कुछ नहीं। अब क्या है, आर्काइव्स ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के कुछ सोर्सेज हैं, वो आर्काइव्स हैं। अब वो कौन कौन से पुरालेख हैं, वो स्टेट आर्काइव्स इन इंडिया होल्ड्स रिकॉर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कौन से फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, भाई जब ब्रिटिश ने राज किया तो उनके प्रोविंस थे, जैसे उस समय उत्तर प्रदेश को क्या वो यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, तो उसके कुछ रिकॉर्ड्स होंगे, समझ गए ना। प्रिंसली स्टेट थे, उनके भी रिकॉर्ड होंगे, उनकी केस, तो वहां से हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी इंडियन कुछ जो भी थे प्रिंसली स्टेट, वो इंडिया में 1947 में तो ऐड हो गए थे, उससे पहले तो वो जैसे रह रहे थे वैसे ही रह रहे थे। ठीक है, फिर फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन ब्रिटिश, ब्रिटिश के अलावा भी कुछ फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे थे, जैसे लाहौर हो गया पाकिस्तान में, और जैसे किंगडम ऑफ लाहौर हो गया, तो इनके भी स्पेशल अपने। ठीक है, तो ये भी थे जहाँ से हम एक सोर्सेज मिल सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री कैसी है। जैसे पेशवा दफ्तर चलता था, पेशवा दफ्तर इन इन द एलिनेशन ऑफिस, समझ गए ना, पुणे, जो पुणे था उसमें उनका पेशवा दफ्तर चलता था, तो वहां से भी उनके कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो वहां से में ऐसी राजस्थान में जो स्टेट है उनके भी आर्काइव्स हो सकते हैं, वहां पर आप बहुत से देखेंगे, बहुत से लोकल किंग्स थे, लोकल राजा थे, समझ गए, जैसे बीकानेर का राजा हो गया, जोधपुर का राजा हो गया, समझ गए ना, जयपुर के डिफरेंट डिफरेंट, तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं कि हिस्ट्री कैसी थी। ठीक है, तो स्टेट पेपर हाउस इन जम्मू, जम्मू, तो ये समझ सकते हो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट भी थे, मध्य प्रदेश में थे, मैसूर में थे, कर्नाटक, तो ज़्यादा बस एक बेसिक पता होना चाहिए कि प्रोविंस भी डॉक्यूमेंट थे हमारे पास, तो वहाँ से हम भी सीख सकते हैं। अब क्या है, आर्काइव्स ऑफ 3 प्रेसिडेंसी, जो प्रेसिडेंसी बनाई थी ब्रिटिश ने बनाई थी, कौन कौन सी प्रेसिडेंसी उस समय 3 थी, वो क्या मुंबई थी, मद्रास थी, और क्या थी, कोलकाता थी। तो वो प्रेसिडेंसी तो उनके भी रिकॉर्ड्स होंगे। तो जैसे अर्ली रिकॉर्ड्स ऑफ फोर्ट विलियम्स बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उसका तो खो गया था, कि युद्ध हुआ था 1756 में, क्या युद्ध हुआ था ना, प्लासी का युद्ध, तो उस प्लासी के युद्ध के चक्कर में बहुत से डेटा क्या जला दिया गया था, खत्म कर दिया गया था ना। तो उसके बाद का क्या है कि बंगाल प्रेसिडेंट का जो आर्काइव्स है वो सर्वाइव आफ्टर ब्रिटिश विक्ट्री एंड प्लासी, प्लासी के बाद का डाटा हमारे पास है, और उससे पहले इसका जला देगा। अब यहीं पर देखो यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है कि अब यही लाइन बना दे कि जो अर्ली रिकॉर्ड्स ऑफ फोर्ट विलियम्स हैं वो 1756 के पहले के हमारे पास रिकॉर्ड्स है,
ऐसे बना सकता है एक सेंटेंस। तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि 1756 के पहले से जो प्रेसिडेंसी थी बंगाल की, उसका डाटा नहीं है। रीजन क्या है कि जो युद्ध हुआ वो इसके चक्कर में जल गया होगा, कुछ भी किसी ने कर दिया हो। अवेलेबल इन नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एंड स्टेट आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जो इसका जो डेटा है 1756 के बाद का, वो क्या है, एक तो दिल्ली में, दूसरा कि वेस्ट बंगाल का स्टेट आर्काइव्स है उसमें रखा हुआ है। वहाँ से हमने हिस्ट्री कुछ बनाई है। जो पर्सन ने बुक लिखी है, मान लीजिए जैसे मान लो हम जो बुक पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम, उस पर्सन ने जो कहीं से भी सोर्सेज लिए होंगे तो हर जगह घूमा होगा। दिल्ली में जो नेशनल आर्काइव्स है वहाँ गया होगा, और भी जगह कुछ बुक्स का भी सहारा लिया होगा, कुछ हिस्टोरियंस का सहारा लिया होगा जो लिखी हुई, तो वो बस ये पता होना चाहिए। और मद्रास प्रेसिडेंट्स की बात करें, उनके भी रिकॉर्ड्स हैं लगभग 1670 के बाद जो भी है उनके रिकॉर्ड्स भी, गवर्नर्स जो भी हैं, समझ गए ना। तो उनका भी एक बेसिक है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो बस बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। अब जैसे आर्काइव्स ऑफ मुंबई, मुंबई प्रेसिडेंट्स का भी होगा। अब मुंबई प्रेसिडेंट का जो भी है महाराष्ट्र रीजन, मुंबई रीजन का पूरा कैसी सोसाइटी रही होगी, कैसा क्या रहा होगा, कौन कौन से रूल्स थे, रेगुलेशन थे, पूरा उस मुंबई प्रेसिडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उस टाइम के उसमें लिखा होगा। ठीक है। अब पहले क्या था, फिर ये डिस्ट्रिक्ट्स वन इनकॉर्पोरेटेड इन मैसूर, जब 1956 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, फिर जो रीजन था वेस्टर्न मुंबई का, वो किस में ऐड कर दिया गया था, मैसूर में। तो थोड़ा ये तो बेसिक जानकारी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्काइव्स ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स। जो दूसरे यूरोपियन थे उनके पुरालेख्स क्या क्या हैं। भाई दूसरे यूरोपियंस लोग भी तो आए थे ना ब्रिटिश के अलावा, उनके भी कुछ कुछ लिखित डॉक्यूमेंट, जैसे पुर्तगीज आए थे तो उनके आर्काइव्स इन गोवा, गोवा में कब से कब 1700 से लेके 1900 तक, समझ गया ना। तो ये डेटा हमारे पास होगा। वैल्यूएबल फॉर पुर्तगीज पोजेशंस इन इंडिया, प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द हिस्ट्री ऑफ पुर्तगीज रूल। अब पुर्तगीज रूल क्या था, कैसे था, उनकी भी हमें हिस्ट्री पता चलेगी, और वो भी हमें कुछ बताएंगे कि उस समय 1700 के टाइम पर जब इंडिया की बात करें कि 1700 में, 17वीं या 16वीं शताब्दी में इंडिया की हालत कैसी थी, क्या प्रॉब्लम्स रही होंगी, क्या क्या वहाँ की सोसाइटी रही, तो उनसे भी हम सीखने को मिलेगा, वहाँ से हम डेटा निकाल सकते हैं, समझ गए। अब सिग्निफिकेंस ऑफ पुर्तगीज आर्काइव्स इन गोवा, अब क्या क्या पता चलता है। ऑर्डर्स एंड डिस्पैच फ्रॉम लिस्बन टू गोवा, कि गोवा में क्या क्या ऑर्डर्स आए, वहाँ से पुर्तगीज की जो राजधानी थी लिस्बन, वहाँ से ऑर्डर्स क्या आए। रेस्पॉन्सेज एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू पुर्तगाल, पुर्तगाल ने क्या यहाँ से, फिर इंडिया ने, इंडिया के लोगों ने वहाँ जो रूल कर रहा होगा इंडिया में उस समय, उसने क्या क्या रेस्पॉन्स रहे होंगे, तो कहते हैं क्या क्या रिलेशंस रहते थे पुर्तगीज से, तो वो चीज़ें सब इसमें बताई गई हैं, तो ये कवर कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि डच रिकॉर्ड्स भी हैं, ऐसी जैसे अभी हमने पढ़ा पुर्तगीज का, ऐसी डच रिकॉर्ड्स भी हैं। कोचिन में और मालाबार में इनके रिकॉर्ड्स हैं, समझ गए ना। ऐसे चिंसुरा में इन्होंने अपना राज्य किया था, वहाँ के आर्काइव्स हो गए। मैं डच लोगों ने भी तो कुछ जगह थे ना इंडिया में, यूरोप कई जगह थे, इंडिया में यूरोपियंस कई जगह थे, जैसे मान लो डच भी थे, यहाँ पर फ्रांसीसीस भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे, और पुर्तगीज भी थे, तो उनको भी डेटा, तो ऐसे डच ने यहाँ था, देखो डच जो मैक्सिमम मालाबार में थे, चिंसुरा ये बंगाल में एक जगह है, वहाँ पर इनकी कंपनीज थी, फैक्ट्री स्टैब्लिश थी, तो ये ऐसे करके उनके डेटा भी हमारी हिस्ट्री को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। ऐसी फ्रांस की हम बात करें तो चंदन नगर एक जगह है कोलकाता में, ठीक है। ऐसी पौंडचेरी एक जगह है साउथ इंडिया में, तो उनके भी जो आर्काइव्स हैं वो हमारी हेल्प करेंगे। अब वो क्या, ट्रांसफर टू पेरिस बाई फ्रेंच अथॉरिटीज़, जब वो यहाँ से गए थे ब्रिटिशर्स, और फ्रांस में आपने देखा वो वेंडीवॉस युद्ध हुआ था, समझ गया। तो उसमें क्या हुआ था कि फ्रांस हार गए थे और ब्रिटिशर्स जीत गए थे, तो उन्होंने क्या ऐसे छोड़ दिया था, मैक्सिमम जगह कुछ जगह रहे थे लास्ट तक, तो समझ गए ना। तो जब हार गए थे तो उन्होंने क्या अपने डॉक्यूमेंट पेरिस भेज दिए थे, तो पेरिस के डॉक्यूमेंट से भी हमें पता चल सकता है कि हमारी हिस्ट्री कैसी रही। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्काइव्स हैं, कहाँ कहाँ रहे। ऐसी डेनिस ने भी हमारे पर कुछ समय कुछ जगह राज्य किया था, उनके कोपेनहेगन जो जगह है राजधानी है उनकी, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कुछ हैं, समझ गए ना। वो कहाँ से गए थे, वो तिनकुरवार से और श्रीरामपुर से, जो इंडिया की जगह है, उन्होंने यहाँ राज्य किया था कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट कहाँ भेज दिए थे, कोपेनहेगन में भेज दिए थे। तो वहाँ के हम डॉक्यूमेंट्स चेक करके, वहाँ से पढ़ के, उनके डेटा फैक्ट करके हमने हिस्ट्री लिख सकते हैं। तो ऐसे ये डेटा है कि क्या कैसे कैसे हम ला सकते हैं, समझ गए ना। ऐसी अर्ली जुडिशियल रिकॉर्ड्स कि जो पहले के स्टार्टिंग के, जो आपने देखा हो 1774 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है, कहाँ पर, वेस्ट कलकत्ता में।
अब जब कलकत्ता में वहाँ बना था, तो उसके बारे में हम उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं, उनके बारे में पता चलेगा कि यार कैसे हमारी सोसाइटी थी, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या थी, मुस्लिम कैसे अपने कोई दंड देते थे, हिंदू सोसाइटी को कैसे दंड मिलता था, अंग्रेजों ने कैसे हमारी जुडिशियल सिस्टम को चेंज किया, क्या क्या पॉलिसी लाई, वो सब यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे मद्रास का रिकॉर्ड्स है, ऑफिस हाउस, समझ गया, मेयर्स का जो कोर्ट था एट फोर्ट सेंट जॉर्ज, इतने से इतने, इस यहाँ से रिकॉर्ड्स मिल जाता है साउथ इंडिया का। प्री पैल्सी रिकॉर्ड्स ऑफ द मेयर्स कोर्ट एट फोर्ट विलियम्स आर लॉस्ट। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्लासी से पहले का जो रिकॉर्ड था वो तो हमारे पास खो गए, तो उसके बाद का रिकॉर्ड था। आर्काइव्स ऑफ द ईयर्स 1757 से लेकर 73 आर केप्ट इन द रिकॉर्ड रूम ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट में रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक के जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं 1757 से लेकर 1773 तक का रिकॉर्ड है, वो कहाँ पर रखा है? कलकत्ता हाई कोर्ट में रखा हुआ है। तो हम जब उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे, जानेंगे, हमारे जितने हिस्टोरियंस हैं, समझ गए ना, जैसे हमारे हिस्टोरियन में बात करें, रामचंद्र गुहा जी का बात करें, उन्होंने बुक लिखी है मान लो इंडिया आफ्टर गांधी, तो उसको पढ़ने के लिए सब डॉक्यूमेंट उन्होंने पढ़े होंगे, सब जाके चेक किया होगा कि क्या फैक्ट रहे हों, क्या डेटा रहे होंगे, सब चीज़ों का यूटिलाइज किया होगा। जब कॉमन निकला होगा एक डेटा तब लिखा होगा, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, सब्जेक्टिविटी के साथ नहीं कि यार जो उनके मन में आ रहा था लिख दिया, ऐसा नहीं। हिस्टोरियंस को बहुत काम करना रहता है, बहुत सी डेटा पढ़ने रहते हैं। जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट का जो आर्काइव्स है, सुप्रीम कोर्ट बंगाल 1774 से लेके 1861 का डाटा, तो ये सब डेटा कलेक्ट किया होगा, समझ गए ना आप मेरी बात? तो ऐसे करके इन्होंने किया होगा। ऐसी बम्बई का जुडिशियल रिकॉर्ड्स रहा होगा, समझ गए ना, उनके भी डेटा को हमने यूज करके हिस्ट्री लिख सकते हैं, लिखी गई है। तो ये ऐसे। अब कंटेंट्स ऑफ जुडिशियल रिकॉर्ड में क्या होती हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स कैसी रही होंगी, उनकी इच्छा प्रोवेट्स क्या, कैसे लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या थे, वैल्यूएबल फॉर जेनोलॉजिकल स्टडीज, तो वह हमें एक बहुत सी चीज़ें बताते हैं ये, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब क्या पब्लिश्ड आर्काइव्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ छापी गई होंगी, रिपोर्ट्स छापी गई होंगी, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट जो भी है छापी गई होंगी। जब ब्रिटिशर्स मान लो यहाँ आए थे तो उनकी पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ रिपोर्ट छापी गई, उनसे भी हम निकालते हैं, समझ गए ना। जैसे क्या है, पार्लियामेंट्री पेपर्स थे, एक्सेप्ट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स थे वहाँ के, रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी, जो कमेटी की वहाँ की रॉयल कमीशन की जो रिपोर्ट थी ऑन एजुकेशन, सिविल रिफॉर्म्स एंड फाइनेंस, ये इसकी रॉयल कमीशन आगे चल के पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे कि रॉयल कमीशन क्या थी, उनकी रिपोर्ट्स हो गई, समझ गए। पार्लियामेंट्री डिबेट रही होगी उस समय इंडियन एम्पायर में, जो भी इंडियन एम्पायर के ऊपर, या लंदन में रिपोर्ट्स उस समय की जो डिबेट्स रही होंगी उनसे भी हम पता कर सकते हैं, समझ गए ना। प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडियन एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, कि आपने देखा होगा कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बना दिया था बाद में ब्रिटिशर्स ने कि ये प्रोविंस है, ये यहाँ बना दिया था, तो उनकी डिबेट और उनके डेटा के अकॉर्डिंग से भी हम पता कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बताई गई कि कैसे कैसे हिस्ट्री हम लिखने के लिए हमने किन किन सोर्सेज का यूटिलाइज किया है, ये इस चैप्टर। अब प्राइवेट आर्काइव्स क्या है? प्राइवेट है, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा था, उन्होंने भी अपनी कुछ, कहते ना, कुछ लोग होते हैं जब जब लोगों के पास पैसा होता है, एक बहुत अच्छी मैंने बात कहीं पढ़ा था कि जब लोगों के पास गरीबी होती है तो केवल पेट का सोचते हैं, केवल कैसे कमाया जाए पैसा और जिंदगी जिया है। तो जिनके पास पैसा है तो वो फिर सोचते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ, समझ गया ना। ऐसे नहीं, जिनके पास गरीब वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम लोगों की बात कर रहे हैं। तो कुछ जो उस समय रिच थे तो वो सोचते थे चलो हम कुछ अपना करते हैं, तो उन्होंने अपने पर्सनल पेपर्स लिखना स्टार्ट किए थे। वो एडुकेट थे, थोड़े फैमिली से थोड़े अच्छा बैकग्राउंड था उन्होंने, तो समझ गया ना। तो रिकॉर्ड्स ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स, कुछ लीडर्स एडुकेट थे, उन्होंने कुछ अपनी बुक्स लिखना स्टार्ट की थी, समझ गया ना। जैसे आनंद भवन की बात करें, इलाहाबाद में है, वो नेहरू जी का पर्सनल घर था, उसमें उन्होंने खुद अपनी बुक्स लिखी थी, बहुत सी डेटा वहाँ पर कलेक्ट मिलता है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है जैसे दिल्ली में, एंड लाइब्रेरी, उसमें मिलता है, समझ गया। आर्काइव्स ऑफ बैंक्स हो गई, बिजनेस हाउसेज हो गए, कुछ लोगों के बिजनेस, चैम्बर एंड कॉमर्स, तो पर्सनल चीज़ों से भी हमें बहुत सी हिस्ट्री पता चलती है, ठीक है। अब फॉरेन रिपोजिटरीज, फॉरेन में भी बहुत सी ऐसी रिपोजिटरी है जहाँ से पता चलता है। इंग्लैंड ने ऑब्वियसली इंडिया में शासन किया था, राज्य किया था, तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर होंगे, तो वहाँ से भी हम इंडिया के बारे में जान सकते हैं, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। विदेशी भंडार के बारे में, तो ब्रिटिश म्यूजियम होल्ड्स, जैसे ब्रिटिश का म्यूजियम है तो उसके बारे में ही पता करते हैं, भाई ब्रिटिशर्स ने यहाँ शासन किया, यहाँ से बहुत सी हमारी मूर्तियाँ चुरा के ले गए वहाँ, तो उसमें की मूर्तियाँ कैसी थी, तो मूर्तियाँ भी तो हमें एक इंडिकेशन देती है ना। जैसे आप देखो, मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपने देखा दिवाली में कभी कभी हम सिक्के रखते हैं, बहुत पुराने सिक्कों का महत्व होता है, तो वो सिक्के भी बताते हैं, है ना। दिवाली पे ऐसा मानते हैं, हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, उन सिक्कों को उछाला, तो उन सिक्कों को आप देखो, वो पुराने होता है, अपनी मम्मी पुराने टाइम के सिक्के रखे हैं, वैसे माना जाता है कि यार लक्ष्मी आपके घर में आएंगे,
उन सिक्कों से भी देखोगे यार इतने पुराना होगा, 300 साल पुराना है कि ये इस गवर्नर के टाइम का है ये तो सिक्के भी बहुत सी चीजें हमें नॉलेज देती हैं, समझ गए ना। तो उस म्यूजियम में क्या क्या रखा है, तो उन म्यूजियम से भी हम आर्काइव्स ऑफ मिशनरीज कुछ सोसाइटी आई थी, तो उनका हेडक्वार्टर लंदन में था, तो वो सब वहां पर रिपोर्ट देते थे, तो वहां से भी हमें पता चल सकती है, समझ गए ना। तो हिस्ट्री का देख रहे हो डेटा कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो हिस्ट्री लिखने में कई सोर्सेज होते हैं, सबको पढ़ना पड़ता है। बताओ एक पर्सन को हिस्ट्री लिखने के लिए कलकत्ता जाना पड़ेगा, मुंबई प्रेसिडेंस जानी पड़ेगी, और दिल्ली का पता है, दिल्ली का जो हमारा नेशनल आर्काइव से वहां की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, समझ गए हो। सालों लग जाते हैं एक बुक लिखने में, अच्छी बुक लिखने में। तो आर्काइव्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फ्रेंच हिस्ट्री, अब क्या है, आर्काइव्स नेशनल ऑफ पेरिस, पेरिस का था भाई, जिन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया था, तो उनके देश में जाइए, वहां पर भी हमारी देश की बहुत सी चीजें वहां रखी हुई हैं, समझ गए ना। तो जैसे इनका पेरिस का जो आर्काइव नेशनल है, वहां जाके हम पढ़ाई करें, समझ गए, तो वहां से ही पता चल जाएगा। जैसे हमने लंदन का जो म्यूजियम था वहां पढ़े, जाके उनके डेटा कलेक्ट करें। ऐसी क्या है, डच का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी रिकॉर्ड्स, वो क्या है इसमें है, हग में एक इनका म्यूजियम, वहां से हम करें। डानिश का जो रिकॉर्ड्स है कोपनहेगन में, वो हम बात करें। पुर्तगीज का रिकॉर्ड्स का है लिस्बन में, हम यहाँ से बात करें। तो समझ गए, तो ये चीजें यहाँ से हम कर सकते हैं, समझ गए ना। पाकिस्तानी आर्काइव से, ऑब्वियसली इंडिया का पार्ट था एक बार पाकिस्तान, अब तो चला गया पाकिस्तान, एक नया देश बन गया। तो उनका जो आर्काइव है वो भी पढ़ के, वो भी हमें एक डेटा देगा, कि होलिस्टिक रिपोर्ट देगा कि यार उस टाइम क्या चल रहा था, समझ गए ना। तो पाकिस्तान के भी, अफगानिस्तान का भी भाई, ईरान का भी, ये सब नेबरिंग कंट्री थी उस समय, एक ही साथ थे लगभग, आसपास ही थे, तो वो भी पढ़ सकते हैं। अब क्या, बायोग्राफीज बहुत सी लोगों ने लिखी भाई, जो पर्सन उस समय रहा होगा, मान लीजिए आप बायोग्राफीज, मान लीजिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोई बायोग्राफी मान लेते, लेट कर लेते, अब उन्होंने लिखा होगा तो उस समय की सब चीजें लिखी होंगी। आप मान लीजिए वीर सावरकर की मान लो बायोग्राफी लिख लेते हैं, समझ पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ बताई होंगी कि उस सोसाइटी क्या थी, क्या प्रॉब्लम्स थी। ऐसे मान लीजिए आप जवाहरलाल नेहरू जी ने बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उस टाइम का पूरा उन्होंने चीजें लिखी, क्या प्रॉब्लम, तो वो उस बुक से भी बहुत सी चीजें पता चलती हैं, क्या क्या रहा होगा, समझ गया ना। अब बाइस ऑफ हेवर्स का जो जर्नल है, आप देखो, एबे दुबोइस की एक बुक थी, हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स आर नोटेबल बुक्स। अब ये पर्सन ने बुक भी लिखी, समझ गया, ट्रेवल। अब इस पर्सन ने बुक लिखी तो पूरे इंडिया के बारे में क्या कस्टम्स रहे होंगे, क्या रहे होंगे, तो ये बुक का देख रहे हैं, हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स एंड सेरेमनीज, किसने लिखा, अबे डिवॉइस ने। तो ये बुक भी हमें इंडिया के बारे में बताती है कि इंडिया उस टाइम कैसा था, क्या पॉलिसीज थी, क्या कस्टम थे, क्या, समझ गया, सब चीज पता चलती है। तो ये चीजें भी इंडिया की हिस्ट्री को रिकनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं ट्रेवल अकाउंट्स। जो ट्रेवल्स अकाउंट बहुत से क्या होते हैं, लोग उसमें घूमने आते थे, समझ गए, यूरोपियंस तो अभी भी घूमते हैं, तो जब रिच थे तो उनको ट्रेवल्स करने में, एक्सप्लोर करने में, दूसरे देशों में थोड़े आने आते जाते रहते, तो उनका भी अब ट्रेवल अकाउंट्स क्या करते थे, सर्वे इंडिस्पेंसिबल एंड रिलायबल सोर्स, बहुत अच्छे सोर्सेज होते थे कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, समझ गए। दे आर पार्टिकुलरली वैल्यूएबल एज देयर सप्लीमेंट ऑफिशियल पर्पज। जो ऑफिशियल पेपर्स होते हैं उनके ये सप्लीमेंट होते हैं, एक ये होलिस्टिक व्यू देते हैं, एक ना, एक किसी चीज को बनाने के लिए, मान लो जैसे हम, हमारी बॉडी है, अब नहीं कि हमारा केवल दिमाग ही इंपोर्टेंट नहीं भाई, हाथ भी इंपॉर्टेंस है ना, तो समझ गए ना। तो हर चीज की एक जरूरत है, मान लो जैसे पूरे आज स्टूडियो की बात करें तो ये ना कि ये बोर्ड है भाई, ये पेन भी इसी है, तो ऐसे मान लेते हैं कि जो सरकारी कागज है वो तो हैं, प्राइवेट जो लोग आए थे घूमने, उन्होंने भी हमें डेटा प्रोवाइड किया कि भाई इंडिया की हिस्ट्री उस समय कैसी थी, समझ गया ना। तो ये पता होना चाहिए क्या कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास। ऐसी फेमस ब्रिटिश ट्रेवलर्स, तो इनके बारे में थोड़ा अब यहाँ पर याद करने का तरीका थोड़ा याद, जॉर्ज फॉरेस्टर जी आए थे, बेंजामिन हेने आए थे, जेम्स वर्नर्स आए थे, तो इनकी जो बुक्स हैं, इनके जो उन्होंने अपने जो भी ट्रेवलर्स आए थे उन्होंने अपना जो भी लिखा होगा वो भी, जैसे अलेक्जेंडर बर्न्स की जो ट्रेवल्स इनटू बोखरा, समझ गए ना, तो ये पता होना चाहिए, तो उस रीजन के बारे में बताती है कि क्या था ये, समझ गए ना। ऐसी सीजीसी डेविडसन का क्या है, डायरी ऑफ ट्रेवल्स एंड एडवेंचर इन अपर इंडिया, अब ये याद भी कर लेना आपको। अभी तक मैंने बात की, अभी तक आपको 4-5 फैक्ट मिले होंगे जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अलेक्जेंडर वंश के बारे में ये लिख सकते हो आप, और जॉन बटलर का क्या, ट्रेवल्स एंड एडवेंचर इन प्रोविंस ऑफ आसाम, पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में पूछा जा सकता है। आजकल यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछने लगी है कि कोई हिस्ट्री क्या है, स्टैटिक सब्जेक्ट है।
रिपीट क्वेश्चन आप करना नहीं चाहते हैं तो नहीं करना चाहते तो फिर ऐसे ही रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। अब कोई बुक पूछ देंगे, अब हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये बुक किसने लिखी है, या ये ट्रेवल अकाउंट ये किसका है, कि ट्रेवल्स एंड एडवेंचर इन द प्रोविंस ऑफ आसाम। तो ये पता होना चाहिए जॉन बटलर ने भाई सॉरी, जॉन बटलर ने इसको लिखा है। समझ गए ना आप बात को? तो ये चीजें आप लिख सकते हो अच्छे से। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये जो है हमने आपको ये लिख लो आप अच्छे से, ये जो है कि जॉन बटलर का जो ये थी, ये चीजें भी हमारे एक हिस्ट्री का सोर्स है। अब हम बात करते हैं कि फेमस नॉन ब्रिटिश ट्रेवलर, ऐसे भी थे कि कुछ नॉन ब्रिटिश ट्रेवलर्स थे, जैसे विक्टर जैकोमोंट, दूसरे लेटर्स फ्रॉम इंडिया डिस्क्राइबिंग ए जर्नी इन द ब्रिटिश डोमिनियंस इन इंडिया, तिब्बत, लाहौर एंड कश्मीर ड्यूरिंग द ईयर्स 1890। ये मीन्स ब्रिटिशर्स नहीं हुआ और यूरोपियन कंट्री किसी दूसरी कंट्री का पर्सन है, इसने ये वाली एक ट्रेवल अकाउंट रखा है, इसके बारे में पता होना चाहिए, विक्टर जैकोमोंट के बारे में। समझ गया ना? तो ये चीजें पता होनी। ऐसी वेरन चार्ल्स के बारे में पता हो, ट्रेवल्स इन कश्मीर एंड पंजाब। अब यही पूछ रहा है कि ट्रेवल्स इन कश्मीर एंड पंजाब किसके द्वारा लिखा हुआ एक अकाउंट है, तो वेरन चार्ल्स के बारे। ऐसी विलियम मूरक्रॉफ्ट के बारे में पता होना चाहिए, इन्होंने भी क्या हमको अकाउंट से डेटा प्रोवाइड कराया कि इंडिया उस टाइम पर कैसी था। अब देखो हिस्ट्री के लिए हमें जो डेटा है, कोई फैक्ट है, वो कई लोग प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा अभी तक हमने क्या क्या देखा कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हो गए, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हो गए, तीसरा जुडिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, चौथा कुछ लोगों की पर्सनल बायोग्राफीज हो गई, पांचवा ट्रेवलर्स आ गए, छठा ये जो आने वाले न्यूज पेपर्स आ गए, कि न्यूज़पेपर्स भी उस समय जो लिखते थे। आप बताओ आज का न्यूज़पेपर, हमारी आज की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो आज का जो हिंदू का पेपर आया है कि भाई दिल्ली में बाढ़ आ गई है, आज का लिखा होगा ना। आज से मान लो हमारे जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन हैं वो 300 साल बाद क्या पढ़ें, यही तो हिस्ट्री यहीं से तो बनाएंगे कि अरे भाई उस समय दिल्ली में बाढ़ आ गया था। समझ गए? तो हिस्ट्री कैसे बनती है? आज जो लिखा गया है हिंदू अखबार, क्या सोच के लिखा गया कि नहीं ये हमारी बाद में हिस्ट्री बनेगा? नहीं यार भाई हमारे पढ़ने के लिए लिखा गया है, लेकिन कोई चीज़ अनजान से वो हिस्ट्री बन जाती है और वो हमारे काम आती है। समझ गए ना? तो न्यूज़पेपर्स हो गए, जर्नल्स हो गए, वो भी हमारी हिस्ट्री को बनाने में हेल्प करते हैं और हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? अब इनिशियल अटेम्प्ट्स बाय डिस्कंटर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉय, तो बहुत से ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ बहुत से सज्जन लोग थे जो सच में जो उनकी पॉलिसी उनको गंदी लगती थी, तो उनको उजागर करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए, तो उन्होंने क्या किया था कि चलो इसके बारे में हम लोगों को बताते, तो अखबार स्टार्ट कर दिया था। समझ गया ना? अखबार का मतलब लोगों को चलो इसके बारे में बताते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने एक्सपोजिंग मल प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट ट्रेड, तो सबसे पहले किसने कोशिश की थी? विलियम बोल्ट्स ने इन 1776। लेकिन इस बेचारे पर्सन ने कोशिश तो की थी लेकिन अखबार अपना नहीं करवा कहते ना अखबार इसने अपना नहीं प्रिंट कर पाया था। लेकिन सबसे पहला जो अखबार था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने खोला था, वो क्या था? फर्स्ट न्यूज़पेपर वो बंगाल गजट के नाम से, या कलकत्ता जर्नल एडवर्टीज। ये फैक्ट आपको जरूर याद होना चाहिए और यूपीएससी में कई बार पूछा गया है। समझ गया? यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसको जरूर कि इंडिया का पहला अखबार कौन सा था, उस पहले अखबार को नाम क्या है? कि द बंगाल गजट भी बोलते हैं और कलकत्ता जर्नल एडवर्टीजर भी बोलते हैं। समझ गए ना? तो ये पहला अखबार था। फिर ऐसी बहुत सी, तो ये है उस समय का पहला अखबार। तो इससे भी इस अखबार के जो डेटा हैं कलेक्ट किया जाए, वहाँ से देखा जाए, पढ़ा जाए, तो वो भी हमारी हिस्ट्री को रिकनेक्ट करने में हेल्प करता है, हिस्ट्री को जानने में, हमारे पास्ट को जानने में, हमारे भूतकाल को जानने में हेल्प करता है। ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप देख लेते हैं ग्रोथ ऑफ पब्लिकेशन इन अर्ली पीरियड, कि कौन कौन सी ग्रोथ थी, कि अर्ली पीरियड में कौन कौन सा था। कलकत्ता का जो गजट था वो 1784 में, इसको पढ़ के हम हिस्ट्री निकाल सकते कुछ कुछ। मद्रास का कोरियर था, इसके बारे में। मुंबई हेराल्ड था, ये भी। अब हम आपको एक काम देते हैं यहाँ पर, इनके सब आपको फाउंडर्स चेक करने हैं। क्या करना है? आपको थोड़ा काम दे रहा हूं यहाँ पर, इसके फाउंडर्स आपको लिख लेने हैं, क्योंकि हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि किसने इसको बनाया है। सबके फाउंडर्स आपको पता होने चाहिए। कि मैं यहाँ लिख भी सकता था लेकिन मैंने लिखा नहीं, क्योंकि स्पेक्ट्रम में नहीं लिखा है, लेकिन गूगल करके मुझे पता है कौन कौन इसका है। किसी के कुछ कुछ मुझे पता है, सब फाउंडर्स हैं, तो इसके बारे में आपको जानना है कि कौन कौन इसके फाउंडर्स हैं, ये आपको काम है।
समझ गए ना, ये आपको थोड़ा काम दिया जा रहा है, इसके फाउंडर्स आपको जानना है जो आपके काम आएंगे, ठीक है। नोट्स जब बनाओ तो ये स्टैटिक डेटा है, लगभग आधे पेज में आ जाएंगे। अभी तो मेरा बस समझाने काम था कि हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज है। अब सिग्निफिकेंस क्या है कि कोई भी न्यूज़पेपर लिखा गया उसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो भाई ये महत्व है कि ये हमारी हिस्ट्री के बारे में जानने में हेल्प करते हैं, उस समय सोसाइटी कैसी थी, कास्ट सिस्टम कैसे था, प्रॉब्लम्स क्या थी, वही सब चीजें हमें पता चलती हैं इनसे, समझ गए ना। अब क्या है कि ये बता रहे हैं कि नोटेबल पब्लिकेशंस एंड एडिटर्स, उस समय कौन कौन से अखबार थे और उसके एडिटर्स कौन थे। और ये हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे पर्सनैलिटी की बात करें तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, इनकी बात करें जो द हिंदू, आजकल जो इंग्लिश वाले बच्चे हिंदू पढ़ते हैं, द हिंदू इन्होंने स्टार्ट किया था, द सुब्रमण्यम अय्यर जी ने। ऐसे स्वदेशी मित्रम एक न्यूज़पेपर था, इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो ये अब लिखने वाली बात आ गई, और मेंस में भी आप लिख सकते हो, इनके एग्जाम्पल दे सकते हो। ऐसी बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा था, केसरी लिखा था, महारट्टा लिखा था, समझ गया ना। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। अब इसमें ये भी पता होनी चाहिए केसरी किसमें लिखा था, मेरट्टा किसमें, केसरी को मराठी में लिखा था, मेरट्टा को इंग्लिश में लिखा था। ये भी यूपीपीसीएस क्वेश्चन बना सकता है, एक दूसरे को रिवर्स कर सकता है कि मेरट्टा को इंग्लिश मराठी में लिखा गया, किससे लिखा। तो सब बेसिक बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आजकल यूपीपीसीएस बनाने लगा है। अभी मैं यूपीएससी ईपीएफओ को क्वेश्चन देख रहा था, उन्होंने ऐसा बना दिया था कि बटलर कमेटी आई थी, इसमें क्या प्रिंसली स्टेट के बारे में बताना था। अब उस बटलर कमेटी में कौन कौन था ये पूछ लिया गया था, बताओ, समझ गए ना, कौन कौन थे, 3 लोग थे, तीनों लोगों का नाम बताओ। तो ऐसे ऐसे डीप क्वेश्चन, तो सब चीजें, जैसे सुरेंद्र नाथ थे उस समय बने जी, उन्होंने एक अखबार स्टार्ट किया था बंगाली, इसके बारे में आपको पता है। ऐसे शिशिर कुमार घोष जी ने स्टार्ट किया था अमृत अमृत बाजार पत्रिका। ऐसे ऐसी मोतीलाल घोष ने क्या स्टार्ट किया था, अमृत बाजार पत्रिका, दोनों लोग थे इसके वो। ऐसी गोपाल गणेश अगरकर ने क्या कहा, सुधारक। अब सुधारक ही पूछ रहे कि सुधारक बुक के कौन फाउंडर थे या कौन इसके एडिटर थे, तो पता होना चाहिए। एनएन सेन का क्या था, इंडियन मिरर, क्वेश्चन पूछा गया है ये यूपीएससी में, समझ गए ना। इनमें से बहुत से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी ने वॉइस ऑफ इंडिया लिखा। अब ये जो उस समय लिखी गई थी, ये तो चलो ठीक है आपको याद करना है, लेकिन अभी हम जो चैप्टर चल रहा है उसमें क्यों ये बता रहा हूं कि ये जो जितने भी हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं, उन न्यूज़पेपर्स को भी पढ़ के हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी है, जाना है कि उसमें क्या था, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या सोसाइटी थी, क्या कस्टम्स थे, क्या कास्ट थी। आपको समझ में आ गया। तो ये चीजें थी। दूसरा क्या है कि नोटेड न्यूज़पेपर्स इन स्पेसिफिक रीजन, कुछ कुछ स्पेसिफिक रीजन में, लोकल रीजन में बहुत न्यूज़पेपर्स हैं। जैसे अभी अभी प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, पूरे इंडिया में सबको अखबार कौन सा पढ़ रहा है, देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मान सॉरी नेशनल न्यूज है, जैसे हिंदू भी साउथ इंडिया में लेके दिल्ली तक नॉर्थ इंडिया में पढ़ा जाता है, लेकिन लोकल भी होते हैं। जैसे हम यूपी की बात करें तो अमर उजाला यूपी में चलता है, समझ गए ना। तो ऐसे भी, अब जैसे पंजाब में एक चलता था द ट्रिब्यून एंड अकबर इयाम, समझ गया ना। तो ये पता होना चाहिए। अब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि जो ट्रिब्यून एंड अकबर इयाम कौन से रीजन में ये अखबार चलता था, पता होना चाहिए कि पंजाब में मुंबई में कौन सा इंदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश, काल एंड गुजराती, ये मुंबई में चलते थे। बंगाल में कौन सा, सोम प्रकाश हो गया, बोंगई बासी हो गई, सादा रानी हो गई, तो ये कहाँ चलते थे, बंगाल रीजन में, ठीक है। अब पर्सनैलिटी हो गई और उनकी सिटी हो गई और न्यूज़पेपर हो गए। जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात करें, लंदन में उन्होंने स्टार्ट किया था इंडियन सोशलिस्ट। तो इनके न्यूज़पेपर से भी हमें हिस्ट्री पता चलती है कि क्या कैसे रहा होगा। मैडम कामा ने पेरिस में किया वंदे मातरम, एक उन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया वंदे मातरम। इंडिया की बात करें, इंडिया में वंदे मातरम का क्या था, स्वदेशी मित्रम, शायद वो आपने स्वदेशी मित्रम के बारे में पढ़ा होगा, अय्यर जी के बारे में उन्होंने लिखा। ऐसी वंदे मातरम पेरिस में लिखा था, तो किसने, न्यूज़पेपर मैडम कामा। इंडिया में शायद कोई दूसरे पर्सन ने लिखा है, तो ये सब पता होना चाहिए। ऐसी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में तलवार लिखा, लाला हरिदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर लिखा। तो ये चीज़ें बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं, यहाँ से भी हमारी इस हिस्ट्री के फैक्ट्स मिले हैं, डेटा मिले हैं, और हिस्टोरियंस ने यहाँ से डेटा कलेक्ट करके आपके पास हिस्ट्री लिखी है। ये आपके, अब बात करिए तो ओवरव्यू के लिए मैं बताया कि इस पहले चैप्टर में ये बताया गया कि जो हमने बुक लिखी गई है वो बुक का कहाँ कहाँ से सोर्सेज लिया गया है। लेकिन ये आपको याद होने चाहिए,
यूपीएससी यूपीपीसीएस हर बार पूछता है क्वेश्चन, इन्हीं में से घुमाता है, लोकेशन में घुमा देगा और थोड़ा सा डेटा इधर उधर चेंज कर देगा। तो बेसिक आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए। तो ये जो डेटा है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को आपको रखा, तो मैं पढ़ाने वाला नहीं था। फिर सोचा कि नहीं यार, बहुत इसमें एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, आपको एक सही सोच देने के लिए कि पर्सन को पता तो चलना चाहिए कि जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो कैसी लिखी गई है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यार हिस्टोरियंस के पास इतनी नॉलेज होती है कि बुक लिखती, नहीं भाई, उनको मेथड पता होता है, मैथोलॉजी पता होता है, कितनी मेहनत करते हैं एक बुक लिखने के लिए, कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, समझ गया ना। तो ये सब डेटा ऐसे कलेक्ट किया जाता है। जैसे इंडियन ओपिनियन बुक, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था गांधी जी ने, समझ गया। साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने बहुत सी काम करना स्टार्ट किया था, तो वहां से ही पता चलता है, समझ गया ना। तो ये चीजें, बहुत सी चीजें होती हैं जहां से हमें पता चलता है। अब लिमिटेशंस क्या है कि जो मान लो हमने अखबार से कोई डेटा ले रहे हैं, वो क्या है, कोई पर्सन अपनी सब्जेक्टिविटी उसमें चला देगा, अपने अकॉर्डिंग अखबार चलाएगा, अखबार में बहुत सी चीजें गलत आती हैं। आप बताओ, अमर उजाला आज पढ़ो और कोई आज से 300 साल बाद अमर उजाला की कोई ऐसी खबर होगी जिसमें किसी पर रेप का केस लगा होगा, लेकिन वो वास्तव में हो सकता है वो रेप का केस गलत हो सकता है ना। तो उस समय भी ऐसी हिस्ट्री हो रही होगी कि जो अखबार भर रहा हो उसमें ऐसी भी खबरें रही होंगी जो गलत हो सकती हैं, सही नहीं हो सकती हैं, ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकती हैं, रिलायबल डाटा नहीं हो सकता है। तो वो चीज़ें भी, लेक ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती है, सब्जेक्टिविटी हो सकती है। उसमें लोग अपने अकॉर्डिंग चला रहे होंगे, लिख रहे होंगे, समझ गए ना। तो कुछ डेटा भी गलत हो सकता है। ओरल एविडेंस जो हम लिख रहे हैं कि लोग अपने मौखिक बता रहे हैं, उनमें लोग अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। अब बताओ, किसी दोस्त से पूछने जाओ कि गांव में कोई कहानी चल रही हो, बताओ कि यार भूत देखा है कि नहीं, तो भाई 4-5 अलग अलग स्टोरी बता देंगे। एक बुढ़े इंसान से पूछो, अलग स्टोरी बता। अब वो कितना सच है, ट्रुथ है, क्या है, उस पर डिपेंड करेगा ना, समझ गया। कभी कभी यही बोला जाता है कि यार मैंने यहाँ पर एक शेर आया था, शेर से लड़ाई की थी, अब सच कितना है वो जाने। तो समझे, तो ये सब चीजें, इसमें यही प्रॉब्लम्स रहती हैं कि न्यूज़पेपर हो गए, ओरल हिस्ट्री हो गई, उसमें क्या थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स भी रह सकती हैं, ठीक है। आपका क्रिएटिव लिटरेचर, कुछ ऐसे भी लिटरेचर थे जो लोगों ने लिखना स्टार्ट किए थे, क्रिएटिव लिटरेचर, पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दी थी, तो वहां से भी नोवेल्स लिखना स्टार्ट कर दिए तो लोगों ने, तो वहां से भी हमारी हिस्ट्री को पता चलता है, हमारी कल्चर को पता चलता है कि उस समय कल्चर क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या थी, समझ गए। जैसे इंडो यूरोपियन कॉन्टैक्ट एंड बर्थ ऑफ नोवेल जीनर, मीन्स जब लोगों का, इंडियंस का यूरोपियन से कॉन्टैक्ट होना स्टार्ट हुआ, तो बहुत सी यूरोपियंस ने अच्छी चीजें भी की, ऐसे नहीं, लोगों ने नोवेल्स लिखना स्टार्ट कर दिए, समझ गया ना। लोगों ने पेंटिंग्स अपने स्टाइल से बनाना स्टार्ट कर दी, समझ गया ना। तो वहां से जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या किया था, एक अच्छे राइटर थे, उन्होंने आनंद मठ लिखा था। क्या लिखा था? आनंद मठ लिखा था, आपको बताते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या किया था, नोवेल्स लिखा था आनंद मठ। ये पूछा भी जाता है कब लिखा था, डेट भी याद होनी चाहिए। कभी कभी यूपीपीसीएस क्या करता है कि कोई भी किसी चीज की घटना की डेट मिलाने के लिए बोलते कि आनंद मठ कब हुआ, कांग्रेस का यह अधिवेशन कब हुआ, तो ये पता होना चाहिए। तो आनंद मठ ये 1882 में लिखा था, और उसी में क्या वंदे मातरम भी उन्होंने, जो बहुत फेमस आज हमारा गीत है, इंडिया का नेशनल गीत है, तो वहीं से लिया। डिपिकेशन ऑफ सन्यासी रिवॉल्ट किस पर लिखा है, जो एक रिवॉल्ट हुआ था, उसे 1760 में सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ किया था कुछ सन्यासी लोगों ने, तो उसका पूरा उसी पर ये उन्होंने नोवेल लिखा था। तो वहां से भी हम हिस्ट्री के डेटा लेके आते हैं कि उस टाइम का क्या क्या रहा होगा, समझ गया ना। ऐसी इच्छाराम सूर्यराम देसाई के हैं, कंट्रीब्यूशन इन गुजराती लिटरेचर। तो इस पर्सन का नाम आपको पता होना चाहिए कि गुजराती में अभी यही पूछ रहा है कि गुजराती के जो इच्छाराम सूर्यराम है, उनकी एक बुक है, समझ गए ना। कौन सी बुक है ये बुक? हिंद एंड ब्रिटानिया, समझ गए, हिंद एंड ब्रिटानिया बुक है। वहां से हमें गुजरात रीजन के बारे में पता चलता है। ये तो ओवरव्यू, आपको ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ, लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंद एंड ब्रिटानिया किसकी बुक और किस रीजन में लिखी गई है। तो आपको समझ गए कि इच्छाराम सूर्याराम देसाई जी ने, समझ गए आप अच्छे से। फिर ऐसी गुजराती का लिटरेरी हिस्ट्री, उसके बारे में पता चलता है, तो ये चीजें यहाँ से पता चलती। ऐसी तमिल के कुछ राइटर्स थे, जैसे गिरजा देवी और राम तीर्थमल, समझ गया। तो ये जो दो राइटर्स हैं, इनके भी कुछ बुक से पता, जैसे मोहना राजानी गिरजा देवी ने लिखी है। किसने लिखी है? मोहना रजनी गिरजा देवी ने लिखी है। ऐसी दस्यकलिन मोसावल्ली किसने लिखी है 1926 में? रामातीर्थ अम्मल ने लिखी है। तो ये थोड़े डेटा यहाँ से भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलती है। अभी तो पता चल गया कि हमने नोवेल से भी हम हिस्ट्री को कलेक्ट करते, लेकिन ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। इसलिए मैंने इस चैप्टर को कराया कि इसमें डेटा कुछ कुछ दिया गया है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, यूपीपीसीएस क्वेश्चन बनाता है, कई बार बनाया है, समझ गया ना। लेकिन लोग क्या इग्नोर मार देते कि चैप्टर वैसा है, ऐसा नहीं है, समझ गया ना। जैसे जीवी कृष्ण राय का
कुलुमथमल्लु द पपेट्स, समझ गया ना, इन तेलुगु, ये बुक को लिख लेना है। तो ये भी हमें उस समय के लोगों के रूलर जो गांव के लोग कैसे थे, क्या थे, उसके बारे में हमें हिस्ट्री बताता है, ठीक है। ऐसी बेगम मोहम्मद बशीर की जो बुक थी बाल्य सखी, द चाइल्डहुड फ्रेंड्स, इसके बारे में भी हमें हिस्ट्री की पता चलता है कि 1944 में हमारी हिस्ट्री क्या थी, उससे पहले भी उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा हो। तो ऐसी थकाजई शिवा शंकरा पिल्लई का नोटेबल वर्क है मलयालम, वो कौन सा वर्क है, तोत्तियुडी मकान मीन सन ऑफ स्कैवेंजर, और क्या है, चेमीन श्रिम्प्स। तो ये जो काम है ये भी हमें लिख लेना है कि किसने कौन सी बुक लिखी है। इस बुक से भी हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और पता चलता है, ठीक है। तो ये बहुत से नॉवेल्स भी हैं, बुक्स भी हैं, जैसे पता चलता है। अब नॉवेल्स क्या क्या है देखा, डाइवर्स राइटर्स थे, वेरिड बैकग्राउंड, समझ गए ना, डिफरेंट बैकग्राउंड से हमें लोगों को पता चला। लोगों ने गांव के बारे में लिखना स्टार्ट किया, लोगों ने प्रॉब्लम्स लिखना स्टार्ट किया, लोगों ने अंग्रेजों के बारे में लिखना स्टार्ट किया, तो वहां से भी पता चलता है बहुत कुछ। पेंटिंग्स थी, पेंटिंग्स के बारे में पता चलता है। अब देखा उस समय आपने पेंटिंग, जब लोगों में नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1857 के बाद, धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों में नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया। तो इंडिया के जो जाने माने लोग थे वो उन्होंने पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दी, मूवमेंट्स को पेंटिंग बना के लोगों ने अपने मूवमेंट्स को, नेशनल मूवमेंट को बढ़ाना स्टार्ट किया। देखा हो कभी इंडिया की जो भारत माता की बात की, भारत माता का चित्र बना दिया, तो लोगों में एक कहते हैं ना पैट्रियोटिज्म की भावना आ गई, कि देशभक्ति की भावना है कि नहीं, मुझे मेरी भारत मेरी माँ है, इसको बचाना है, इसके लिए मुझे जान भी दे देनी है। तो वो चीज़ें सब पता चलती हैं। कंपनी की जो पेंटिंग्स थी वो भी पता चलती हैं। उन कंपनी के जैसे कुछ कुछ जो ब्रिटिशर्स थे वो भी बनाते थे। जैसे 1857 में जब क्रांति हुई थी तो लखनऊ रीजन को क्या किया था, हमारे आर्मी ने घेर लिया था, क्रांति कर दी थी। तो वहाँ पर जो अंग्रेजों को, कुछ अंग्रेज फंस गए थे, तो उस मूवमेंट को कुछ ब्रिटिशर ने पेंटिंग बनाया है। तो वो ये बताता है कि उसमें कैसा हमारी जो रही होगी रिवोल्ट, वो कैसी रही होगी, समझ गया ना, उस रीजन के लखनऊ में रिवोल्ट रही हो कैसी रही, अंग्रेज कितने परेशान होंगे, अंग्रेज को कितना लॉस हुआ होगा, तो वो सब पेंटिंग से भी देख सकते हैं, समझ गए ना। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो गई बहुत सी, तो पेंटिंग्स भी हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज देती हैं। जैसे कंपनी का जो पेंटिंग्स होता है वो पटना कलम जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, पटना कलाम नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा पता, अब यही क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीपी कि पटना कलाम क्या है बताओ, अब दे देगा ऑप्शन, पेंटिंग्स या कलाम जी का घर या कुछ भी दे देगा, समझ गया ना। तो बेसिक आपको थोड़ा थोड़ा पैट्रोनज ऑफ बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो पटना कलाम था यहाँ पर इनका ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी है पेंटिंग्स यहीं इकट्ठी होती थी, जो सब कुछ डेटा बताती थी क्या क्या था, समझ गया ना। बहुत सी पेंटिंग्स इंडिया में बनना स्टार्ट हो गई थी जो हमारे इंडिया के बारे में बताती थी। जो इमेज थी, जैसे ये इमेज है, तो ये एक इमेज है रिलीफ ऑफ लखनऊ, रिलीफ ऑफ लखनऊ बाई थॉमस जोन्स बारकर। ये आपको लिख लेना है, पूछ सकता है यूपीपीसीएस कि ये बताओ कि लखनऊ की जो इमेज है रिलीफ ऑफ लखनऊ, किसने इसको बनाया था। तो इसका किसने बनाया था, थॉमस जोन्स बारकर। ये देखो चित्र दिया गया है कि रिवॉल्ट हो रहा है और बाद में फिर ब्रिटिश की पूरी आर्मी इकट्ठी आई, फिर हमने ब्रिटिश लोगों को बचाया और इस तरह से दिखाया कि हम किसी से हार नहीं सकते। इस पेंटिंग में ऐसे दिखाया गया था, समझ गए ना। तो इस पेंटिंग को किसने बनाया ये आपको लिख लेना है। ऐसे क्या है, फिर आपने देखा रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने बनाया था, थॉमस जोन्स बारकर ने 1859 में। उन्होंने ये बनाया कि हमने कैसे रिलीव किया था। तो ये चीज़ें पिक्चर बहुत सी हैं। इन मेमोरियन एक ऐसा था भाई जोसेफ नोएल, इन्होंने भी बनाया कि कैसे ये एक उनकी मेमोरी थी जब रिवॉल्ट हुआ था 1870 में, तो कैसे कैसे अंग्रेजों की जो वाइफ थी, उनके बच्चे थे, कैसे कैसे डरे हुए थे, समझ रहे हो। तो हिस्ट्री से अब ये जो पूरी पिक्चर है, बेशक लिखा कुछ नहीं है इस पिक्चर में, लेकिन इस पिक्चर को देख के ये समझ सकते हो कि 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी उससे लोगों में कितना भय क्रिएट हो गया था, ब्रिटिशर्स में कितना भय क्रिएट हो गया था। अब इसी को देख के हम ये पता चल कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये बताइए कि जो 1857 की रिवॉल्ट हुई थी उससे अंग्रेजों पर क्या असर पड़ा था। भाई अंग्रेज पहला असर तो ये दिख रहा था, तो डर गए थे कि नहीं अब भाई अब कि हम हिंदुस्तान पर ज़्यादा दिन तक राज्य नहीं कर सकते। ये पहला झटका कब लगा था, 1857 में। तो ये पिक्चर बहुत कुछ बोल रही है, एक छोटा सा ये पेंटिंग बहुत कुछ बोल रहा है। आप समझ गए मेरी बात को। तो ये पेंटिंग से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, जानते हैं और समझ में आता है। तो ये पिक्चर भी बहुत कुछ बताती है, यही इसका सिग्निफिकेंस है। अब आर्ट मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी, कलकत्ता में भी बहुत सी आर्ट्स मूवमेंट है। काली घाट एक पेंटिंग है, काली घाट एक जगह है, उसी के नाम पर पेंटिंग। कलकत्ता में जाओगे तो उसमें काली घाट, अभी तो कलकत्ता का एक पार्ट है, बड़ा शहर हो गया तो आसपास के गांव मिल गए, तो एक हो गया है न्यू टाउन, वहां पर जगह है। तो ऐसे ही कलकत्ता का
काली घाट एक पेंटिंग नाम से, वहां पर बहुत सी पेंटिंग्स थी, ऐसे देखो ये भारत माता का चित्र बना दिया, ये इंडियन की एक सुंदर लड़की का चित्र बना दिया। अब इससे क्या पता चल रहा है, ये दिखा रहे हैं कि जब हम रह रहे थे तो हमारा पुराना इतिहास, अंग्रेज आने से पहले हम झूला झूलते थे, कितने सुंदर हमारी घर की बेटी बैठी रहती थी, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए आज हम गरीब हो गए। तो बहुत सी फीलिंग्स डालती हैं, समझ गए ना। तो ऐसी बहुत सी हमने मैथोलॉजिकल फिगर्स बनाना स्टार्ट किए थे। और किसने बनाए थे, वो बहुत से नंदलाल बोस थे, राजा रवि वर्मा थे, इन्होंने भी, समझ गए ना, पेंटिंग्स बनाई थी। तो ये पता होना चाहिए। ऐसी बंगाल स्कूल बाई रविंद्रनाथ टैगोर, जो उनका भतीजा था, समझ गए ना, रविंद्रनाथ टैगोर सर का भतीजा, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या, समझ गए ना। तो बहुत सी उन्होंने पेंटिंग्स बनाई, और वो पेंटिंग्स भी हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें बताती हैं कि कैसे हमारी हिस्ट्री चली थी। ठीक है, तो ये सब, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यार हिस्ट्री कैसे बनती है, हिस्ट्री के सोर्सेज क्या होते हैं, कि कोई पर्सन बुक लिखना चाहता है, कोई हिस्टोरियन बुक लिखना चाहता है, तो वो कैसे लिखा होगा, समझ गया ना। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब इस एक पीवाईक्यू हम देते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा मकसद क्या था, कि हम इस चैप्टर को छोड़ भी देते। बहुत से लोग स्पेक्ट्रम की सीरीज जो भी समरी बनाते हैं, सीरीज स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रम बुक की, तो वे क्या करते हैं, पहले चैप्टर को छोड़ देते कि है ही नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये चैप्टर भी स्टार्टिंग से हमने एक एक चैप्टर की हम वो बनाएंगे। रीजन क्या है कि देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में 2023 में, यूपीएससी का 2023 का क्वेश्चन है ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, 2023 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। आप देखोगे कि विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर रिया, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवुल, जेम्स वर्क्स एंड वॉल्टर इलियट किससे एसोसिएट थे। अब बताओ, पहले चैप्टर में कितने नाम आए। अभी वो पेंटर्स का नाम उठा के दे दे, जो हमने कुछ कुछ पेंटर बारकर फाकर का नाम दे दे, या जो मेमोर्स किसने बनाया सबका नाम दे दे, तो वो पता ही, पढ़ा ही नहीं तो कैसे पता होगा। लेकिन आपने एक बार पढ़ लिया तो थोड़ा दिमाग में तो रहेगा कि यार नहीं पढ़ा हुआ है। अब ये किसी ने पढ़ा होगा तो लिख लेगा कि ये आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन थे, क्या थे, समझ गए ना। तो एक चीज समझ में आई ना, तो ये एक चीज कर सकते हैं। जैसे मैं यही क्वेश्चन बना दूं, इसी पहले चैप्टर में आपने देखो, मैं एक क्वेश्चन पूछूं, हु रोट द बुक, इसी से मैंने क्वेश्चन बनाया, हु रोट द बुक हिंदू मैनर्स कस्टम्स एंड सेरेमनीज, कि किसने ये बुक लिखी है। उस बुक का नाम है हिंदू मैनर्स कस्टम्स एंड सेरेमनीज। बताओ, अब पढ़ा होगा सही से, तो आपने देखा एक फोटो भी लगा था, उसके कौन थे, अब्बे दुबेस, ये इसके राइटर थे। तो बेसिक पता होना चाहिए। ओवर भी तो आपको पता चल गया कि हिस्ट्री को लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो समरी हम पता कर सकते हैं। अब ये चीजें सब भूलते हैं, अब हम कर सकते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। हमारी समरी ये है कि हमने क्या सीखा, क्या सीखा वो थोड़ा जान लेते हैं कि समरी हमारी क्या है। ठीक है, तो समरी हमारी ये है कि हम हिस्ट्री के जो सोर्सेज थे, सोर्सेज के बारे में जाना। वो सोर्सेज क्या थे, वो था कि नेशनल आर्काइव्स थे, क्या थे, नेशनल आर्काइव्स थे, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर क्या थे, स्टेट आर्काइव्स थे, स्टेट के आर्काइव्स थे, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, जुडिशियल रिकॉर्ड थे, उससे हमने हिस्ट्री के डाटा निकाला है, जुडिशियल रिकॉर्ड्स थे, उससे हिस्ट्री का डाटा निकाला है। और क्या था, आपने देखा हुआ पेंटिंग्स हो गई, पेंटिंग्स हो गई, ठीक है, नोवेल्स हो गए, ठीक है, न्यूज़पेपर हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए। तो ये सब हमें हमारी हिस्ट्री के लिए डेटा प्रोवाइड कराते हैं। ये समझ में आता है कि कहाँ कहाँ से हमारी जो हिस्ट्री के लिए जो हम करते हैं क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, समझ गए ना। अब मेंस का क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहीं से मेंस का क्वेश्चन आप यही बना दे कि अभी बहुत से आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो कि हम अपनी बुक अभी बदल रहे हैं, मुगल साम्राज्य को हटा रहे हैं, जो हमारे लोकल राजा उनके बारे में लिखेंगे। अब क्वेश्चन यही बना दे, मान लो मेंस का क्वेश्चन यही बना दे कि क्वेश्चन ये बना दे, मान लो यूपीपीसीएस में यही क्वेश्चन बना दे कि हिस्ट्री, हिस्ट्री आप इसको लिखना भी, हिस्ट्री शुड बी रिटर्न, शुड बी रिटर्न, रिटर्न ऑन डेटा एंड फैक्ट, ऑन डेटा एंड फैक्ट। हिस्ट्री शुड बी रिटर्न विद, सो विद ऑन नहीं, सॉरी, ठीक है, विद डेटा एंड फैक्ट, समझ गए ना। ये फिर इसने दे दिया, फिर बोलता है कि व्हाट आर द सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री,
मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। अब ये क्वेश्चन इसने पूछ लिया है इसी चैप्टर से। अब ये पूछ रहा है कि हिस्ट्री लिखने के लिए हिस्ट्री जो लिखनी चाहिए वो डेट और फैक्ट के साथ होनी चाहिए, यानी कुछ भी लिख दो, अपने मर्जी से लिख दो। ये क्वेश्चन है कि हिस्ट्री शुड बी रिटन विद डेट एंड फैक्ट, ये प्रूव करो। और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब बताओ, जो हमने सोर्सेज पढ़े इसको लिख देंगे। हमने जो उसमें एग्जांपल्स तो रटने वाली चीज थी कि कौन कौन सा न्यूज़पेपर है, किसने कौन सी बुक लिखी है, कौन कौन सी बायोग्राफीज हैं, कौन कौन से ट्रेवलर्स थे, उनके एक दो एग्जांपल दे देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो समझ गए ना मेरे दोस्तों। चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलेंगे फिर आपको अच्छे से अगली वीडियोस में। और रिव्यूज फीडबैक आपका देना बहुत जरूरी है, जिससे हमको पता चले कि हम क्या क्या आपके लिए अच्छा कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले